Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 59 जो कि आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। सम शुरू करते हैं। अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। इसको साइड में रखो और नाम क्या है? अर्चना एंड प्रेरणा। अब तो यहाँ पे आपको मिलेगा इन द बुक्स ऑफ मैसर्स अर्चना एंड प्रेरणा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम अलग से बनाते तो उसमें भी आप अर्चना प्रेरणा लिख के रख देंगे। अब ट्रायल बैलेंस की डेट देखनी होती 31 मार्च 2019। ये डेट कहाँ जाएगी? आपकी ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2019। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2019 एंड सिमिलरली बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। आपको ये बेसिक फ्लो ऑफ लिक्विडिटी का फॉर्मेट बना के रेडी रखना है ताकि आपका काम आसान हो जाए। सम शुरू करेंगे। ट्रायल बैलेंस के अंदर सबसे पहली चीज़ आपको क्या दे रखी है? सबसे पहले दिया हुआ है स्टॉक। स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे। उसके बाद आपको दिया हुआ है पेटेंट्स। पेटेंट्स आपके लिए एक इनटेंजिबल एसेट होता है। सन्ड्री डेटर्स आपके लिए नॉर्मल फिक्स्ड एसेट होता है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अब है ना स्टॉक स्टेशनरी दिया होता है तो मैं उसको एक्सपेंस मानता, पर जब ये स्टॉक दिया हुआ है ना तो ये आपका एसेट होता है। कोई भी तरीके का स्टॉक आपके लिए एक एसेट होगा। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क आपके लिए फिर से एक इनटेंजिबल एसेट होगा। बिल रिसीवेबल आपके लिए एसेट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपके लिए पीएनएल डेबिट एक्सपेंस होगा। वेजेस आपके लिए ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा। हीटिंग एंड लाइटनिंग आप फैक्ट्री में यूज़ करते हो, मतलब ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे जाएगा। अब ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस के लिए एक कॉन्सेप्ट है जो इसके अंदर क्या देखना होता है। अब कॉन्सेप्ट देखो, मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ। अगर ट्रेड एक्सपेंसेस अकेला है, क्या याद रखना है? अगर आपको ट्रेड एक्सपेंसेस अकेला है तो ये जाएगा पीएनएल डेबिट के अंदर। पर अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ साथ आपको जनरल एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस या तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में से कोई भी, इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन में दिख गया तो ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग डेबिट में डालना है और इन सबको पीएनएल डेबिट में डालना है। आई बात समझ में? तो जब भी ट्रेड एक्सपेंसेस दिखे तो चेक करो कि आपको सन्ड्री, जनरल ऐसा कोई एक्सपेंस दिख रहा है। तो मुझे तो नहीं दिख रहा, तो ट्रेड एक्सपेंस को मैं कहाँ डालूंगा? पीएनएल डेबिट, बिकॉज ये अकेला है। और अकेला कहाँ अकेला होता है तो कहाँ डालना है उसको? पीएनएल डेबिट में डालना है। ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अब सेल्स रिटर्न होगा तो क्या करना है मुझे? लेस फ्रॉम सेल्स, और मैं यहाँ पे बाजू में जाके सेल्स को टिक कर दूंगा। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि आपके लिए एसेट होगा। फर्नीचर एसेट, कैश एट बैंक एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट। ड्राइंग्स आप क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में भी लिख सकते हो, या तो फिर आप लेस फ्रॉम कैपिटल भी कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे कर सकते हो। बेड डेट्स आपके पीएनएल के डेबिट साइड पे जाएंगे। परचेजेस जाता है ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे। कैपिटल अकाउंट दिया है, इसको भी दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आप जाके लिखोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस बीडी, या तो आप सिंपल बैलेंस शीट में जाओगे और लिखोगे लायबिलिटी साइड पर पार्टनर्स कैपिटल। अब अदर लोन्स है, लोन्स तो लोन्स होते हैं भैया, वो लायबिलिटी हो जाएगा। रिजर्व फंड हो या जनरल रिजर्व हो, दोनों आपको यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स में लायबिलिटी माननी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी। परचेज रिटर्न आप करोगे लेस फ्रॉम परचेजेस, और इसको आप परचेज में से लेस कर दोगे, तो परचेज को टिक करना है आपको। परचेज ईयर है आपका एंड में। ठीक है, अब उसके बाद ये आरडीडी, तो ये आपका ओल्ड आरडीडी है। डब्बे के अंदर कोई भी आरडीडी होता है वो ओल्ड आरडीडी होता है। ये जाता है पीएनएल के डेबिट साइड पे, तो उसका पूरा फॉर्मेट होगा। सेल्स क्या होगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा। और इंटरेस्ट ना, इंटरेस्ट अगर ये चीज़ डेबिट बैलेंस के कॉलम में दिया होता तो ये पीएनएल डेबिट में जाता, पर इंटरेस्ट क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में है, इसके लिए ये पीएनएल के क्रेडिट साइड पे जाएगा। ओके, चलो अब जाते हैं एडजस्टमेंट। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 12,000 एंड मार्केट प्राइस 17,000। देखो, जब भी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दिया हो तो आपको क्या करना है? विच एवर इज लेस, जो भी दोनों में से कम होगा वो लेना है। अगर कॉस्ट प्राइस कम है तो आपको वो लेना है, और मार्केट प्राइस कम है तो आपको वो लेना है। तो विच एवर इज लेस, तो यहाँ पे लेस कौन सा है? कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस 17,000 लेना ही नहीं है, तो इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 12,000। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड आपको बैलेंस शीट में इसको एसेट साइड में लिखना है। नेक्स्ट, आवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यूज 800। देखो, अगर कस्टमर है, कस्टमर मतलब अपना क्या होता है? डेटर। डेटर अगर पैसा नहीं दे रहा है तो हम उसको फर्दर बैड डेट्स बोलेंगे। तो यहाँ मैं लिख के रख रहा हूँ फर्दर बैड डेट्स। तो इसके लिए मुझे किसको टिक करना पड़ेगा? सन्ड्री डेटर्स को, क्योंकि उसमें से वो क्या होगा? लेस हो जाएगा। अब बोल रहा है 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। देखो, पेटेंट्स मेरे लिए क्या माना था मैंने? एक इनटेंजिबल एसेट है, और एसेट अगर रिटर्न ऑफ हो रहे हैं मतलब क्या हो रहे हैं? डेप्रीशिएट, डेप्रीशिएट हो रहे हैं, तो क्या करने का? लेस फ्रॉम एसेट,
और नुकसान होगा उसकी वजह से तो P&L डेबिट, तो उसके लिए मैं पेटेंट्स को जाके टिक कर दूंगा। अब पार्ट ऑफ फर्नीचर 5000 इज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर। ना ये जो पार्ट है इसको मैं ऐसा ब्रैकेट बना के स्टार कर रहा हूँ साइड में, बिकॉज इट इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन मुझे आगे काम आएगा। अब बोल रहा है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट क्या होते हैं भैया, अभी लिखा था मैंने ऊपर, लेस फ्रॉम एसेट एंड P&L डेबिट साइड। ओके, अब इसके लिए लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर को टिक करना पड़ेगा। सो ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग, ये रहा फर्नीचर, दोनों टिक हो गए। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग दिखिए आपको क्या करना है, ऐड टू एक्सपेंस, और दूसरा आपको इफेक्ट डालना है लायबिलिटी, क्योंकि आपको पैसा चुकाना बाकी है। तो वेजिस का 300 और इलेक्ट्रिसिटी का 200, तो वेजिस को टिक मार्क करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट होते हैं, एक तो P&L डेबिट जाएगा, आपको इसको दो तरीके से सोचना है। फर्म के हिसाब से नुकसान या तो एक्सपेंस हो रहा है, इसके लिए P&L डेबिट में जाएगा, और दूसरा पार्टनर के लिए तो एक गेन है, प्रॉफिट है ना। सो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे आपको ये डालना है। ओके, अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हो तो ये चीज़ आप क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट में जाओ, लायबिलिटी में जाओगे और वहाँ पे ऐड टू कैपिटल कर दोगे। ठीक है, ये हमारा पूरा सोल्यूशन रेडी हो चुका है, इसको लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या बोल रही है, स्टॉक या तो ओपनिंग स्टॉक 8560 का। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में जाऊँगा मैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, और लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक 8560 रुपीज़। नेक्स्ट है पेटेंट्स 2000। ना ये एक इंटेंजिबल असेट है, तो मैं क्या करूँगा, बैलेंस शीट में जो इंटेंजिबल असेट है उसके नीचे जाके लिखूँगा पेटेंट्स, और पेटेंट्स कितना दिया हुआ है आपको 2000, तो यहाँ पे मैं 2000 का अमाउंट लिख दूंगा। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स 18500, और ये अंदर लिखा है क्योंकि उस पर टिक मार्क है। सन्ड्री डेटर्स 18500 ये आपका एक करंट असेट होता है, तो करंट असेट में जाके मैं लिखूँगा सन्ड्री डेटर्स। ओके, और इसका अमाउंट है 18500, ये भी मैं अंदर लिखूंगा क्योंकि टिक मार्क है। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3000, तो ये आपके लिए एसेट है, तो थोड़ी जगह छोड़ दूंगा और फिर लिखूंगा मैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, और इसका अमाउंट है आपका 3000, ये मैं सीधा बाहर लिख सकता हूँ। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क 2000 का, और ये भी आपका एक इंटेंजिबल एसेट होता है, तो यहाँ पे थोड़ी मैं जगह की किल्लत है, तो ट्रेडमार्क। अब इसके ऊपर कोई टिक मार्क नहीं, तो इसका अमाउंट मैं 2000 सीधा बाहर लिख सकता हूँ। आगे जाते बिल रिसीवेबल 6300, ये आपके लिए करंट असेट होता है, तो करंट असेट में जाके मैं लिखूँगा बिल रिसीवेबल। अच्छा, बिल रिसीवेबल का अमाउंट है 6300, तो यहाँ पे 6300 बाहर की कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1450। ना इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के ऊपर टिक मार्क है, तो 1450 में क्या करूँगा, अंदर के कॉलम में लिखूँगा। नेक्स्ट वेजेस है 950, और उस पर भी टिक मार्क है, तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे जाऊँगा और लिखूँगा मैं टू वेजेस 950 अंदर के कॉलम में। अब है हीटिंग एंड लाइटनिंग 1000 रुपया, इसके ही नीचे आएगा पर थोड़ी लाइन छोड़ के लिखूँगा टू हीटिंग एंड लाइटनिंग, और अमाउंट है इसका 1000 रुपया, सीधा बाहर के कॉलम में लिख सकता हूँ। अब ट्रेड एक्सपेंस है 850, तो ट्रेड एक्सपेंस यहाँ पे जाएगा P&L के अंदर, जगह छोड़ के लिखूँगा टू ट्रेड एक्सपेंसेस 850 रुपया सीधा बाहर के कॉलम में। अब सेल्स रिटर्न 400 रुपया, जो कि सेल्स में से माइनस होता है, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे जाऊंगा और लिखूंगा बाय सेल्स। अब इसका जो अमाउंट आएगा वो बाद में लिख देंगे, और इसमें से माइनस करता हूँ मैं लेस रिटर्न। कितना अमाउंट है 400 रुपया, इसको अंदर लिखूंगा क्योंकि माइनस करना अभी बाकी है। लैंड एंड बिल्डिंग 22,000 का, तो ये मेरा एक टेंजिबल असेट होता है, तो टेंजिबल असेट के नीचे मैं जाके लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, इसके ऊपर टिक मार्क है, तो 22,000 क्या करूँगा मैं, अंदर की तरफ लिखूँगा। नेक्स्ट फर्नीचर, तो इसी के नीचे मैं जगह छोड़ के लिखूँगा एक फर्नीचर भी अंदर लिखूँगा 13,000। नेक्स्ट है कैश एट बैंक मेरे लिए करंट असेट होता है, तो करंट असेट के अंदर जाके मैं कैश एट बैंक लिखूँगा, और कैश एट बैंक का अमाउंट है 5000, ये डाल दूंगा मैं बाहर की कॉलम में। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का तो खुद हेड ही है मेरे पास, वो है 7500, तो 7500 के साइड में जाके मैं लिख दूंगा। नेक्स्ट है ड्राइंग्स जाता है आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू ड्राइंग्स। अच्छा, ड्राइंग्स अर्चना और प्रेरणा का 1200 और 900, तो अर्चना की कॉलम में 1200 और प्रेरणा की कॉलम में 900 रुपये। बैड डेट्स, अब बैड डेट्स कहाँ जाता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, आपका उसका पूरा फॉर्मेट बनेगा, तो लिखो टू बैड डेट्स। इसके बाद आप लिखोगे ऐड फर्दर बैड डेट्स,
फिर आएगा ऐड न्यू RDD एंड देन आएगा लेस ओल्ड RDD। अब इसके अंदर कितना है मेरा बेड डेट्स है 200 रुपये का, तो बेड डेट्स के बाजू में जाके मैं 200 रुपया लिख दूंगा। नेक्स्ट है परचेजेस 23,700 का जिस पे टिक मार्क है, तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाऊंगा और लिखूंगा टू परचेजेस 23,700 अंदर के कॉलम में बिकॉज इस पे टिक मार्क है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल। कैपिटल के लिए मैं कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाऊंगा और लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अर्चना और प्रेरणा का 40 और 20,000, तो 40,000 अर्चना के कॉलम में, प्रेरणा के कॉलम में 20,000 आ जाएगा। ओके, अब है अदर लोन्स 3,000 के। लोन्स तो लोन्स होते हैं, तो ये कहाँ जाएगा लायबिलिटी के अंदर, लोन्स एंड एडवांसेस का हेड है उसके अंदर जाके लिखूंगा मैं अदर लोन्स। खाली 3,000 के लोन्स हैं तो इधर बाहर के कॉलम में आ जाएगा। अब रिजर्व फंड 1,000, रिजर्व फंड भी लायबिलिटी है पर ये बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस नाम की जो हेड है उसमें जाएगा रिजर्व फंड, और अमाउंट है 1,000 बाहर के कॉलम में। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स है 17,500 का, तो ये मेरे लिए करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी के लिए मैं उसके नीचे लिखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट है 17,500। अच्छा, नेक्स्ट है बिल्स पेएबल 5,000, वो भी मेरे लिए करंट लायबिलिटी है, तो बिल्स पेएबल 5,000 ये भी मैं लिख दूंगा बाहर के कॉलम में। अब उसके बाद है परचेज रिटर्न 1,000। परचेज रिटर्न 1,000 का है तो वो क्या होगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में परचेज में से क्या होगा लेस, तो लेस रिटर्न्स 1,000 रुपये का, तो 23,700 में से अगर 1,000 गया तो बचेगा 22,700 बाहर के कॉलम में। दैट्स इट। अब नेक्स्ट है ओल्ड RDD 500 रुपये का। तो PNL के डेबिट में मेरे पास ऑलरेडी फॉर्मेट है ओल्ड RDD, तो ओल्ड RDD के बाजू में मैं क्या लिख दूंगा 500 रुपये लिख दूंगा। नेक्स्ट है मेरे पास सेल्स का 20,200, तो सेल्स के कॉलम में जाऊंगा और मैं लिखूंगा यहाँ पे 30,200। अब 30,200 में से 400 रुपये माइनस हो जाएंगे तो बचेगा 29,800। इसमें और 200 करोगे तो 30, और 200 करोगे तो 30,200 आ जाएगा। दैट्स इट। अब ये इंटरेस्ट है 310 का, तो ये PNL के क्रेडिट साइड पे जाके मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट, अमाउंट है 310, तो यहाँ पे आ जाएगा 310। डब्बा हो गया समाप्त। अब आगे बढ़ते, क्लोजिंग स्टॉक 12,000 लेना है मुझे, तो इसके दो इफेक्ट कहाँ जाएंगे, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे मैं क्या लिखूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, और अमाउंट लूँगा मैं 12,000। सेकेंड इफेक्ट आएगा मेरा असेट साइड में, इसको मैं सबसे एंड में लिखता हूँ एज क्लोजिंग स्टॉक, और अमाउंट है 12,000। चलो नेक्स्ट मेरा आएगा अवर कस्टमर मिस्टर, ये फर्दर बेड डेट से 800 रुपये का। तो सबसे पहला इफेक्ट तो मेरा यहाँ पे फर्दर बेड डेट्स दिख रहा है, ये फॉर्मेट PNL के डेबिट में, तो यहाँ पे 800 आ जाएगा। और सेकंड क्या होगा सन्ड्री डेटर्स में से मैं लेस कर दूंगा, तो लेस फर्दर बैड डेट्स, कितना अमाउंट है 800। 18,500 में से मैं 800 माइनस करूँगा तो 500 तो गया, 18,000 में से और 300 जाएगा तो 17,700 बचेगा, तो 17,700 बाहर के कॉलम में आ जाएगा। तो ये दो इफेक्ट हो गए इसके समाप्त। सेकेंड, अब थर्ड जाते हैं, 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। अब देखो पेटेंट्स का मेरा टोटल अमाउंट कितना है 2,000 रुपयों के अंदर से, 2,000 रुपयों के अंदर से मैं 1/8, तो 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 4 कैरी, ये 40 बन गया, 8 5 ज़ा 40 एंड 0, मतलब 250 रुपया मेरे को रिटर्न ऑफ करना है। तो मैं पेटेंट्स में जाऊंगा और लिखूंगा लेस 1/8 रिटर्न ऑफ, लेस 1/8 रिटर्न ऑफ, मतलब 250 रुपया रिटर्न ऑफ हो गया। तो बचेगा कितना, बचेगा बाहर 1750, 1750 बच जाएगा। अब इससे मुझे क्या हो रहा है नुकसान, नुकसान होता है तो कहाँ जाता है PNL के डेबिट में, आप लिखते हो टू पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, और अमाउंट है आपका 250 रुपया, तो 250 रुपीज़ का आपका ये नुकसान यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ये जो पार्ट ऑफ फर्नीचर है उसको ज़रा साइड में रखो, फिलहाल आप 5th पे कर जाओगे, डेप्रिशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10%, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे जाना है आपको, क्या लिखना है लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। तो 22,000 पे 10% कितना होगा 2,200, 22,000 में से 2,000 गया बचेगा 20,000, उसमें से और 200 गया तो बचेगा 19,800। देखो नुकसान हुआ तो कहाँ जाना चाहिए PNL के डेबिट में, तो आप लिखोगे टू डेप्रीसिएशन ऑन, इस पर आप अंडरलाइन करोगे और सबसे पहले लिखोगे लैंड एंड बिल्डिंग। सो लैंड एंड बिल्डिंग, अच्छा अमाउंट कितना है इसका 2,200,
ठीक है, अब जाते हैं फर्नीचर पे। अब ना फर्नीचर पे यहाँ पे जो पार्ट दिया हुआ था ना, इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ज़रा ध्यान से देखना। मेरा फर्नीचर का टोटल अमाउंट कितना है? फर्नीचर का टोटल अमाउंट है 13,000। तो यहाँ ज़रा देखना 13,000 का मेरा टोटल अमाउंट है, पर उसमें से आपको बोला है कि आप पार्ट ऑफ फर्नीचर 5,000 रुपीज़ का था, जो कि मैंने 1 अक्टूबर को खरीदा। तो देखो, ये जो 13,000 का है ना, वो एक फर्नीचर नहीं है, उसमें 2 फर्नीचर छुपे हुए हैं। एक फर्नीचर 5K का, 5,000 का, तो रिमेनिंग कितना हो गया? 8,000 का। ये जो 8,000 का फर्नीचर है वो मेरे पास साल के बिगिनिंग से, 1 अप्रैल से, तो इस पे मैं पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगा सकता हूँ। पर ये जो 5,000 का फर्नीचर है वो मैंने कब खरीदा है? 1 अक्टूबर को। अगर मैं 1 अक्टूबर यूज़ कर रहा हूँ तो अक्टूबर से लेके मार्च तक गिनो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, मतलब 6 महीने। तो ये मैंने अगर 1 अक्टूबर को ख़रीदा है तो सिर्फ 6 महीना यूज़ करूँगा, तो डेप्रिसिएशन भी कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का ना। आपको फर्नीचर पे 5% डेप्रिसिएशन बोल रहा है, तो देखो 8,000 पे 5% कितना होता है? 8,000 पे 10% होता है 800, तो उसका 5% कितना होगा? 400। सिमिलरली ये तो अपन को पूरा 400 लेना है। अब ये 5,000 है, 5,000 पे 10% होता है 500 पर पूरे साल का। अब 5% निकालना है मुझे, 5% निकालूंगा तो मैं 250 आएगा, 250। ये मेरा पूरे साल का आया। 250 का आधा करोगे 6 महीने का तो मिलेगा 125 रुपया। तो बेसिकली आपका 400 प्लस 125 मिला के 525 रुपये का टोटल आपका डेप्रिसिएशन माना जाएगा। ये आपका होगा पूरा वर्किंग नोट, अंडरस्टूड। अब 525 रुपया मुझे इसमें से माइनस करना है फर्नीचर में से, तो क्या लिखूंगा? लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% पर एनम, 525 रुपया। 13,000 में से 500 गया तो ऑफकोर्स क्या बचेगा? 12,500, पर और 25 गया तो बचेगा 12,475, 44475। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका? ऑफकोर्स नुकसान हुआ, तो PNL डेबिट में यहाँ लिखूंगा मैं फर्नीचर और अमाउंट आएगा 525, दैट्स इट। अब आगे जाते हैं, तो आपका ये 4th भी कंप्लीट हो गया और 5th भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस है 300, तो वेजेस मिलेगा मुझे ट्रेडिंग के डेबिट में, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा? वेजेस में जाके मैं कर लूँगा ऐड आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग कितना है? 300। 900 प्लस 300 होता है 1250। सेकेंडली मुझे अब क्या बोल रहा है उसके आगे? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200 रुपया भी आउटस्टैंडिंग है, तो मैं क्या करूँगा? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में जाके ऐड आउटस्टैंडिंग, और इसका अमाउंट है 200, तो 1450 में 200 हो जाएगा 1650। अब ये दोनों ही पे करना बाकी है, तो मेरे लिए एक लायबिलिटी है, तो मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, करंट लायबिलिटी के नीचे लिखूंगा आउटस्टैंडिंग। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस है मेरा 300, एंड उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है मेरा 200 रुपये का, तो 300 प्लस 200 मिला के 500 रुपये का मेरा पे करना बाकी अमाउंट। लास्ट है मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% है, तो व्हाट इज़ द कैपिटल अमाउंट? तो देखोगे तो मेरा कैपिटल का अमाउंट है 40,000 और 20,000। 40,000 पे 3% निकालना है, तो 4 3 होता है 12, 1200 रुपया, और तो पहले 1200 रुपया, और 20,000 पे होता है 2 3 6, मतलब 600 रुपये। तो इस पे 1200 और इस पे 600, तो इफेक्ट क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे पहले तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इस पे आ जाएगा 1200 और इस पे आ जाएगा 600, ओरली कैलकुलेट हो गया। सेकेंडली इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? PNL के डेबिट साइड में आप क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपका बन जाएगा हेड। अब इसके नीचे आपको पार्टनर के नाम लिखने हैं, पार्टनर के नाम है अर्चना एंड प्रेरणा। इसको 1200 रुपया मिला और इसको 600 रुपया मिला, तो मिला के 1800 रुपये का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा। डन, अपनी सारी की सारी एंट्रीज हो गई समाप्त। अब करते हैं टोटल। तो टोटल ये सबसे बड़ा घमासान युद्ध है, इसको बड़ा शांति से करने का। तो सबसे पहले मेरा इधर का क्रेडिट साइड का टोटल कितना बन रहा है? सो 29,800 प्लस 12,000, तो ये 41,800 बन रहा है। अब 41,800 मेरे को हैवी अमाउंट लग रहा है, तो 41,800 माइनस में यहाँ के सारे अमाउंट करता हूँ, तो 8,560 माइनस 1,250 माइनस 22 प्लस 1 23,700, तो आपका 8,290 का अमाउंट बनता है, जो कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। तो देखो चेक इट आउट, आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसा अमाउंट नीचे ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ होता है, 8,290 आ रहा है और अपना भी 8,290 आ रहा है। तो इसमें से जो हैवी अमाउंट होगा वो फर्स्ट अमाउंट है 41,800 का, जो कि मैं क्या करूँगा? बोथ साइड्स लिखूंगा, तो 41,800 विल बी रिटन ऑन बोथ साइड्स,
41,800 ऑन बोथ साइड्स, और 8290 का क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये ट्रांसफ़र करोगे आप तो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डन। अब ये चीज़ कहाँ ट्रांसफ़र होगा, प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट में। तो कहाँ पे, प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट के पहली ही लाइन पे आप लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 8290। चलो अब यहाँ पे इसका टोटल करते हैं। सो 8290 प्लस इधर का 310 तो बन रहा है 8600, ठीक है। अब ज़रा टोटल करते हैं, 8600 माइनस यहाँ के सारे अमाउंट करते हैं, तो 1650 माइनस 850 माइनस। अब ज़रा इसका टोटल करना बाहर बाकी रह गए, तो बाहर डालना बाकी है। तो ये न्यू आरडीडी मेरे पास है ही नहीं, इसको डैश कर देते। 800 प्लस 200 होता है 1000, 1000 में से 500 माइनस हो गया तो बाहर बचेगा 500, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 500 माइनस होता है और 250, उसके बाद अपना 2200 माइनस होगा, फिर माइनस होगा 525, फिर माइनस होगा 1800 रुपया। तो अमाउंट आएगा कुछ 825। तो ये देखो नेट प्रॉफिट अपना 825 आ रहा है और आपको टेक्स्ट बुक के अंदर भी 825 का अमाउंट दिया हुआ है। सो जो इसमें हैवी अमाउंट होगा वो होगा 8600 का, जो यहाँ का क्रेडिट साइड का टोटल था। तो ये 8000 का जो 600 हैवी अमाउंट है वो आप क्या करोगे, बोथ साइड्स लिखोगे। तो 8600 हैवी अमाउंट बोथ साइड, उसमें से लेस करके आपको ये 825 रुपये का क्या आया, नेट प्रॉफिट। तो वो लिखोगे आप टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये बढ़ जाएगा दोनों में, अर्चना में भी एंड प्रेरणा में भी। अर्चना एंड प्रेरणा दोनों में बटेगा, पर रेशियो क्या लेंगे। तो देखो क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया हुआ है 2:1 का। तो इसका होगा 2, इसका होगा 1, 2 + 1 मिला के बेस बनेगा 3 का, तो इस दोनों में बनेगा 3। अब ये जो 825 है इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 करना है मुझे, इसको 2/3 है ना, तो इसको मिलेगा 550 रुपये का प्रॉफिट। अब ये 2 के जगह पे मैं डाल दूंगा 1, तो 1/3 में मिलेगा 275 रुपये का प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अगर प्रॉफिट आया तो इस तरफ, अगर लॉस आया होता तो मैं इस तरफ लिखता। तो इसको 550 मिलेगा और इसको 275 रुपया मिलेगा। ये देखिए 550 एंड 275। अब इधर टोटल करते हैं तो 41,750। तो यहाँ पे सिंपल ओरली कर देंगे 41,750 बोथ साइड्स, 41,750 बोथ साइड्स। अब 41 में से 1 गया तो 40,000, 750 में से 200 गया तो 550, तो 40,550 बचेगा। ये होगा तुम्हारा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, सिमिलरली 20,600 प्लस 200 875, तो 20,875। ये तुम्हारा क्या होगा, 20,875। अब इसमें से तुमको क्या माइनस करना है, 900 रुपया। तो 800 तो गया और 20,000 में से 100 गया तो क्या बचेगा, 19,975। 19,975 ये अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे आप, पीछे किधर, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के अंदर आप क्या लिखोगे, दोनों ही पार्टनर्स का नाम। सो दोनों पार्टनर का नाम क्या है, ज़रा एक सेकेंड देखना, इधर नाम दिए हुए अर्चना एंड प्रेरणा। सो यहाँ पे जाएगा अर्चना, यहाँ पे जाएगा प्रेरणा, और दोनों के अंदर अमाउंट कितना कितना जाएगा। तो यहाँ पे 40,550 एंड इसका अमाउंट है 19,975। सो 19,975 इसका टोटल मार्क देखते, 0 + 5 5, 7 + 5 12, 9 + 5 14, 15, 9 और ये 1 10, 4 5 6, तो 60,525 रुपीज़ यहाँ पे जाएगा। लास्ट एंड फाइनल आपका काम बचता है इसको टोटल करना। तो 60,525 प्लस ये 4,000 प्लस 17,500 प्लस 5,500, तो आपका अमाउंट बन रहा है 87,525 यहाँ का टोटल। सो 87,525 रुपीज़ का यहाँ पे टोटल बन रहा है। लेके भोले बाबा का नाम, यहाँ का भी टोटल करते हैं। सो 1750 प्लस 2,000 प्लस 19,800 प्लस 12,475 प्लस 7,500 प्लस 17,700 प्लस 3 + 6 होता है
9,300 प्लस 12 प्लस 5 होता है 17,000। तो यहाँ पे भी 87,525 आपका टोटल अमाउंट बन गया। तो इसी के साथ आपका ये सम हो गया टैली। ख़त्म करते, लास्ट में कुछ प्रेजेंटेशन ध्यान देना है। बैलेंस शीट का जब भी टोटल हो जाए तो यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर्स में टोटल इन रुपीज़ लिखना है, और जो भी हेड्स यूज़ नहीं हुए उसके उधर नील लिखना है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी हेड नहीं है जो आपका वेकेंट है या यूज़ नहीं हुआ है, सारे हेड्स इस बार यूज़ हुए, मतलब सम यहीं पर समाप्त होता है, कहीं पर भी नील लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये सम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन ऐसा ठोक दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।